मॉर्निंग ऑल आप ही दोस्तों, आप सभी का एम के शाह क्लासेस में स्वागत है। आज ये जो है प्राचीन भारत के इतिहास की जो 700 प्रश्नों की सीरीज चल रही थी उसका ये पार्ट 5वां है। पार्ट 5 में हम लोग देखेंगे मौर्य काल। मौर्य काल जो कि 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व के बीच मौर्य काल था। इसमें जो 700 प्रश्नों की सीरीज चल रही है इसमें मोस्ट एमसीक्यू क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे जो कि पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं। और ये दोस्तों लूसेंट वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान के प्रश्न हैं। ये चौथा पार्ट है। इससे पहले जो है इसी प्राचीन भारत के 3 पार्ट अपलोड किए गए हैं। जो लोग ना देखे हों चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। साथ ही साथ एनसीईआरटी वन लाइनर हम लोगों का कवर हो चुका है। बस 2-3 वीडियो और जो है मॉडर्न के आने हैं। बाकी हमारा प्राचीन, मध्यकालीन और जो है आधुनिक कंप्लीट होने वाला है। क्योंकि उधर वन लाइनर कंप्लीट हो रहा और इसके साथ इधर इस बुक से जो है लूसेंट से आपको एमसीक्यू मिल रहे हैं। तो वन लाइनर पढ़ने के बाद आप जब लूसेंट करेंगे वस्तुनिष्ठ तो आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ प्रश्नों को हल कर पाएंगे। तो देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि चैनल पे पहली बार है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो जो है इसमें देखते हैं पहला प्रश्न ये कह रहा है कि चाणक्य। पहला प्रश्न कह रहा है चाणक्य, चाणक्य का अन्य नाम क्या है। कई बार क्वेश्चन पुटअप किया गया है। तो चाणक्य का जो दूसरा नाम है वो विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। तो राइट ऑप्शन फर्स्ट नंबर का होगा बी विकल्प। सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की गई। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, प्रिंस से की जाती है। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों और चारों में से जो राइट ऑप्शन है वो आपका है बी ऑप्शन कौटिल्य। कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र है यानी कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र लिखा है उसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। तो 2 नंबर का राइट ऑप्शन बी विकल्प है। 3 नंबर कह रहा है कि वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी। अब इसमें से चारों ऑप्शन में से आपको बताना है और आपका जो राइट ऑप्शन है वो दोस्तों है ए विकल्प अशोक। अशोक ने अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी राज सिंहासन पर बैठने के लिए। तो देखिए जब एनसीईआरटी वन लाइनर आप कवर कर लेंगे तो यहाँ के क्वेश्चन आपको बहुत ही आसान हो जाएंगे। और चूंकि एक तरफ वन लाइनर चल रहा है और उसके जो है बाद जब आप एमसीक्यू करते हैं तो बहुत ही आसान रहता है। अगला प्रश्न है कह रहा है कि निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया। तो सम्राट अशोक की वो पत्नी का नाम बताना जिसने उसको प्रभावित किया, अर्थात उसको किसको, अशोक को। तो 4 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो आपका डी विकल्प है कारुवाकी। कारुवाकी ये अशोक की पत्नी थी जिसने उसको प्रभावित किया। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया, यह आपको बताना है। तो 5 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो आपका ए विकल्प है अर्धमागधी। अर्धमागधी जो है अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता लाने के लिए अर्धमागधी प्राकृत का प्रयोग किया। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था, यह आपको बताना है और आप लोग भी गेस करिए। तो 6 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो है बी विकल्प तक्षशिला। तक्षशिला भेजा था विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को जो है बिंदुसार ने तक्षशिला भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर कह रहा है, 6 हो गया। और 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी भी कहा जाता है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है तो ध्यान रखिएगा देवनाम प्रियदर्शी किसका नाम है और ये नाम है अशोक का। तो राइट ऑप्शन आपका 7 का ए विकल्प हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्राचीनतम जो राजवंश है वह कौन सा है। तो प्राचीनतम सबसे पुराना राजवंश आपको बताना है। और 8 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह आपका ए विकल्प है मौर्य। मौर्य जो राजवंश है वो सबसे प्राचीनतम राजवंश है। 9 नंबर कह रहा है कि कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था। तो कौटिल्य या चाणक्य जो प्रधानमंत्री था वो आपको बताना है। और 9 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो आपका है चंद्रगुप्त मौर्य का। यानी जो कौटिल्य का दूसरा नाम चाणक्य भी है, ये प्रधानमंत्री थे चंद्रगुप्त मौर्य के।
कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार कर लिया था। तो कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने जो धर्म अंगीकार किया वह आपका है बौद्ध धर्म। तो राइट ऑप्शन आपका बी विकल्प होगा, बौद्ध धर्म। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कोई भी टॉपिक दोस्तों छोड़ा नहीं जा रहा है। 700 प्रश्नों की सीरीज है जिसमें ये पार्ट 5 है। और आगे हम लोग देखते हैं कि जो 11 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की। तो चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में जो मुख्य रूप से मदद की वो आपको बताना है। और 11 नंबर का राइट ऑप्शन है सी, अर्थात चाणक्य ने। चाणक्य ने चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। तो राइट ऑप्शन 11 का सी हो जाएगा। 12 नंबर कह रहा है सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है। सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है। तो ये करता है बौद्ध कला व मूर्ति का निरूपण करता है, यानी बौद्ध। तो राइट ऑप्शन आपका 12 का हो जाएगा बी विकल्प। आगे हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। और 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था, यानी जीवन के अंतिम दिनों में जो जैन धर्म को अपनाया था, और वो है कौन, आपको ये बताना है। तो वो है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने जीवन के अंतिम दिनों में जो है जैन धर्म को अपनाया था। ये प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की, ये आपको बताना है। तो मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना है वह चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। तो राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। 15 नंबर कह रहा है कि मौर्य साम्राज्य में प्रचलित जो मुद्रा थी, यानी मौर्य काल में जो प्रचलित मुद्रा थी वह कौन थी। तो मौर्य काल में जो प्रचलित मुद्रा थी ये आपको बताना है, और ये थी आपकी पड़ के नाम से जाना जाता है। ये मौर्य काल में सबसे प्रचलित मुद्रा थी पड़। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है। ये आपको बताना है कि मौर्य वंश का शासक नहीं है। तो 16 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह ए विकल्प है, अजातशत्रु। अजातशत्रु जो है यह मौर्य वंश का शासक नहीं है। बाकी चंद्रगुप्त मौर्य है, अशोक है और बिंदुसार है। तो ये ध्यान रखिएगा, अजातशत्रु मौर्य वंश का शासक नहीं है। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से अशोक का जो उत्तराधिकारी है वह कौन है। अब आपको यह बताना है कि अशोक का उत्तराधिकारी कौन बना। तो 17 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो ये विकल्प है, कुणाल। कुणाल जो है अशोक का उत्तराधिकारी बना था। तो 17 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो ये विकल्प है। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मुद्रा राक्षस, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। मुद्रा राक्षस को लेखक कौन है, आपको ये बताना है। तो 18 नंबर का जो राइट ऑप्शन है ये विशाख दत्त की प्रसिद्ध रचना है मुद्रा राक्षस। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी विकल्प, विशाख दत्त। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक जो मुद्रा राक्षस है की विषय वस्तु क्या है, ये आपको बताना है। तो 19 नंबर में देख लीजिए, ऑप्शन थोड़े बड़े बड़े हैं, पढ़ लीजिए। और 19 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो आपका डी विकल्प है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की जो है दुर्भिसंधियों के बारे में, तो दुर्भिसंधियों के बारे में जो है इसमें मुद्रा राक्षस में लिखा गया। तो राइट ऑप्शन 19 नंबर का हो जाएगा डी ऑप्शन। मान लेते हैं अगर स्पीड है तो आप लोग वीडियो को पॉज करके अपने आप गेस करिए, फिर आगे बढ़िए। इससे ये रहेगा कि एक कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। आगे 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मालवा गुजरात महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता था, ये आपको बताना है। तो मालवा गुजरात और महाराष्ट्र को पहली बार जो जीतने वाला शासक है वो है चंद्रगुप्त मौर्य। तो राइट ऑप्शन हमारा डी विकल्प हो जाएगा 20 नंबर का। 21 नंबर कह रहा है कि किसने सहिष्णुता, उदारता, करुणा की त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की। तो ये आपको बताना है। और इसमें 4 ऑप्शन में जो पहला ऑप्शन है वो आपका है ए विकल्प, अशोक। अशोक ने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की थी। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित
किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है। ये आपको बताना है कि कौन सा ऐसा शहर है जिसमें अशोक के शिलालेख नहीं है। तो देखते गिरनार में भी है, कंधार में भी है और टोकरा में भी है, लेकिन पाटलिपुत्र एक ऐसा स्थान है जहां पर अशोक के शिलालेख नहीं है। तो राइट ऑप्शन 22 का हो जाएगा शिव ऑप्शन। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अर्थशास्त्र के लेखक समकालीन थे, यानी अर्थशास्त्र के जो लेखक हैं वह समकालीन थे। तो किसके समकालीन थे ये आपको बताना है। तो वो समकालीन थे चंद्रगुप्त के। और अर्थशास्त्र के लेखक आप लोग कमेंट करके बताइए कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, क्योंकि बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। आगे हम लोग देखते हैं 24 नंबर। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नंद वंश के बाद मगध पर किस राजवंश ने शासन किया। तो नंद वंश के बाद मगध पर कौन सा ऐसा राजवंश था जिसने शासन किया। तो वो किया था मौर्य वंश ने, यानी राइट ऑप्शन आपका ए विकल्प हो जाएगा। नंद वंश के बाद जो है मौर्य राजवंश ने शासन किया। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मौर्य काल में शिक्षा का जो सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था वह क्या था। तो मौर्य काल में शिक्षा का जो सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था वो है आपका तक्षशिला। तो राइट ऑप्शन आपका सी विकल्प हो जाएगा तक्षशिला। यूपीएससी में भी पूछा गया है क्वेश्चन और आपके यूपीपीसीएस आरओआरओ में भी क्वेश्चन पूछा गया है। अगला है 26 नंबर कि मेगस्थनीज की एक प्रसिद्ध पुस्तक है और उस पुस्तक का नाम आपको बताना है। तो मेगस्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है, मेगस्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी, कई बार पूछा गया है और वो पुस्तक का नाम है इंडिका। इंडिका मेगस्थनीज की प्रसिद्ध रचना है, ये ध्यान रखिएगा। तो 26 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो आपका है डी ऑप्शन इंडिका। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह कौन सा है। तो विशिष्ट रूप से जो वर्णन हुआ है वो आपको बताना है कि वह कौन सा है। तो 27 नंबर जो आपका 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इसमें जो राइट ऑप्शन है वह है विशाखदत्त। अर्थात जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से अगर वर्णन किया गया है तो विशाखदत्त जो है विशेष रूप से वर्णन हुआ वो है विशाखदत्त। तो विशाखदत्त के ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया है। तो 27 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह सी विकल्प है। 28 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 28 नंबर कह रहा है कि वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है और वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है और 28 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो आपका है सी विकल्प इंडिका। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन, अब ध्यान रखिएगा पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन इंडिका में किया गया है जिसको मेगस्थनीज ने लिखा था। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक के शिलालेखों में जो प्रयुक्त भाषा प्रयोग की गई, यानी अशोक के जो भी शिलालेख हुए उसमें जो भाषा प्रयुक्त की गई वह कौन सी थी। अब ये आपको बताना है। 29 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो है बी विकल्प प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया था। 29 नंबर के बाद हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। यानी दक्कन की विजय को किस मौर्य राजा ने प्राप्त की ये आपको बताना है। और 30 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो है चंद्रगुप्त मौर्य। तो राइट ऑप्शन 30 का बी विकल्प होगा। 31 नंबर कह रहा कि मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया ये आपको बताना है। तो मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया, तो ये विभाजित किया था 7 वर्गों में। किसने विभाजित किया, मेगस्थनीज ने अब भारतीय समाज को जो है 7 श्रेणियों में विभाजित किया। तो ये ध्यान रखिएगा, ये भी पूछ सकता है कि किसने विभाजित किया, तो मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया। आगे हम लोग देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र यानी अर्थशास्त्र की रचना किसने की, कौटिल्य ने की। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है ये आपको बताना है। तो 32 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो है बी विकल्प राजनीतिक नीतियों, यानी अर्थशास्त्र में राजनीतिक नीतियों के पहलू पर ज्यादा प्रकाश डाला गया है। तो ये 32 नंबर का राइट ऑप्शन बी विकल्प हो जाएगा। और अर्थशास्त्र की रचना किसने की, कौटिल्य, जिनका अन्य नाम विष्णुगुप्त भी है। आगे देखिए 33 नंबर
निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में शामिल नहीं था? आपको ये बताना है कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो अशोक के साम्राज्य में शामिल नहीं था। तो 33 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो आपका सी विकल्प है, श्रीलंका। श्रीलंका जो है अशोक के साम्राज्य में शामिल नहीं था, बाकी अफगानिस्तान, बिहार और कलिंग शामिल थे। 34 नंबर कह रहा है कि पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? पाटलिपुत्र को ऐसा कौन सा शासक है जिसने सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था? तो वो थे जो है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का जो महल है वह मुख्यतः बना हुआ है, किस चीज का बना हुआ है ये आपको बताना है। तो वो मुख्यतः बना था किसका? लकड़ी का बना था। तो राइट ऑप्शन 35 का सी विकल्प हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 36 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं और 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बराबर, जिसे जहानाबाद जिला में पड़ता है बराबर, तो बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? तो बराबर की जो गुफाओं का उपयोग है आश्रय गृह के रूप में करने वाला जो यानी किसने किया? तो ये किया था अजीविकों ने, अर्थात राइट ऑप्शन आपका ए विकल्प हो जाएगा, अजीविकों ने इसका जो है उपयोग आश्रय गृह के रूप में किया था। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? यानी चंद्रगुप्त का जो प्रभाव है वो पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। तो ये आपको पता चलता है रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा। रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है उससे पता चलता है या उससे साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव जो है पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था उस अभिलेख को आपको बताना है। तो वह अभिलेख कौन सा है? वह है शाहबरू स्तंभ। कौन सा स्तंभ? शाहबरू स्तंभ। अर्थात 38 नंबर का जो राइट ऑप्शन होगा वह होगा डी विकल्प, शाहबरू स्तंभ। आगे हम लोग 39 नंबर क्वेश्चन पर देखते हैं और 39 नंबर जो क्वेश्चन है वह दोस्तों कोड पर आधारित है। ये भी यूपीपीसीएस 2003 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें देखिए एक तरफ सूची दी हुई है, एक तरफ सूची सेकंड दी हुई है। अब सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। तो चंद्रगुप्त का जो आपको बताना है, चंद्रगुप्त का उपनाम क्या था? सैंड्रोकोटस के नाम से जाना जाता था। तो ए का 2 हो जाएगा। और बिंदुसार का जो उपनाम है उसे अमित्र घात के रूप में जाना जाता है। और अशोक का उपनाम है प्रियदर्शी अर्थात, और चाणक्य का जो है विष्णुगुप्त। तो इस हिसाब से हुआ 2 3 1 4। 2 3 1 4 राइट ऑप्शन आपका सी विकल्प होगा, 2 3 1 4। इस तरीके से क्वेश्चन यूपीपीसीएस आरओ में ज्यादा पूछे जाते हैं। तो 39 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो सी विकल्प है। और हम लोग देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया किसके द्वारा? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा पहला भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया। राइट ऑप्शन 40 का सी विकल्प होगा। 41 नंबर कह रहा कि उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है। तो उत्तरांचल जो कि उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है, तो ये वहां पर एक शिलालेख अशोक का स्थित है। और वो कहाँ स्थित है? तो वो कालसी में स्थित है। राइट ऑप्शन बी विकल्प होगा 41 नंबर का। ये सारे क्वेश्चन पीसीएस में पूछे गए हैं। 42 नंबर कह रहा है कि सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो सांची का जो स्तूप है वो अशोक के द्वारा बनवाया गया था। राइट ऑप्शन 42 का ए विकल्प हो जाएगा। ये देखिए एमपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है। आगे हम लोग देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला जो पहला अंग्रेज था वो कौन था? ये आपको बताना है। तो अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला जो पहला अंग्रेज था वह जेम्स प्रिंसेप था। अर्थात राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी विकल्प, जेम्स प्रिंसेप। देखिए कितनी बार क्वेश्चन पुटअप किया गया है। आगे हम लोग देखते हैं कि 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? तो कलिंग युद्ध की विजय और क्षत्रियों का जो वर्णन है वो अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। अर्थात राइट ऑप्शन डी विकल्प हो जाएगा 13वें शिलालेख। तो डी विकल्प होगा इसका 44 का। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसिद्ध यूनानी राजदूत जो मेगस्थनीज था, एक प्रसिद्ध यूनानी राजदूत था, भारत में किसके दरबार में आया था? तो भारत में आया था
चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। तो राइट ऑप्शन हमारा सी विकल्प हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। 45 नंबर का राइट ऑप्शन सी विकल्प। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलेउकस को कब पराजित किया। तो पहली बात तो ये जानिए कि चंद्रगुप्त मौर्य ने ही सेलेउकस को पराजित किया था, और कब पराजित किया ये आपको बताना है। तो 46 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो बी विकल्प 305 ईसा पूर्व में उसे पराजित किया था। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्राय जनता के संपर्क में रहता था। तो जनता के संपर्क में जो रहने वाला शासक था वो था अशोक। तो 47 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो 47 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो आपका है बी विकल्प अशोक। आगे 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया, ये आपको बताना है। तो 48 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो है आपका सी विकल्प, यानी भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। ये इसी युद्ध यानी कलिंग युद्ध के बाद ही अशोक ने सारे युद्ध छोड़ दिए कि अब मैं कोई युद्ध नहीं करूंगा। और ये अशोक ने कलिंग पर विजय कब प्राप्त की थी, तो 261 ईसा पूर्व पर जो है जीता था, ये ईसा पूर्व में जीता था। ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें भारी रक्तपात को देखा और युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। 48 नंबर के बाद 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक के अधिकांश जो अभिलेख हैं वह किस भाषा व लिपि में लिखे गए। एक तो आपको भाषा बताना है, दूसरी लिपि बताना है। तो अशोक के जो अधिकांश अभिलेख हैं वह प्राकृत भाषा में और ब्राह्मणी लिपि में ही लिखे गए हैं। तो भाषा की बात करें तो प्राकृत, और लिपि की बात करें तो ब्राह्मणी लिपि। तो 49 के बाद हम लोग देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन, और 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिशल अर्थात निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है, ये आपको बताना है। और 50 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह है सी ऑप्शन, मुद्रा राक्षस। 51 नंबर का है कि मौर्य नरेश के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, उनका विकास किया गया। तो ये कोड का प्रश्न है, आपको बताना है। देखिए, संस्कृत कला व साहित्य और या सोने के सिक्के या प्रांतीय विभाजन या हिंदू पुस्तक साम्राज्य। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वह आपका एक तो संस्कृत कला का साहित्य का विकास हुआ, पहला सही है, और तीसरा है प्रांतीय विभाजन, और चौथा है हिंदू पुस्तक साम्राज्य। सोने के सिक्के उस समय जो है मौर्य नरेश के बारे में ये सही नहीं है, विकास नहीं हुआ था। तो 1, 3 और 4 यानी राइट ऑप्शन हमारा डी विकल्प निकल के आएगा, 1, 3 और 4। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कथन और कारण पर आधारित है। कथन कह रहा है कि अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था, और कारण कह रहा है कि कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। तो ये दोनों कथन सही है, और जो है कथन यानी ए आर दोनों सही है, और आर जो है यानी कारण कथन की व्याख्या करता है। तो राइट ऑप्शन हमारा ये विकल्प हो जाएगा, ए आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। 53 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 91 क्वेश्चन है इसमें। 53 नंबर कह रहा है कि अशोक के जो शिलालेख रॉक एडिक्टेड संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं उनमें शामिल है। तो उसमें दूसरा और 13वां शिलालेख शामिल है, ये आपको ध्यान रखना है। राइट ऑप्शन सी विकल्प होगा। 54 नंबर फिर कथन और कारण पर है। कथन कह रहा है कि अशोक के जो है राज्य देशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी अशोक के अनुसार। और दूसरा कह रहा उसमें धर्म संवर्धन के स्थान पर क्षमता के विचारों का प्रसार किया। तो ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी करता है, अर्थात राइट ऑप्शन हमारा ए विकल्प हो जाएगा 54 नंबर का। 55 नंबर हम लोग देखते हैं, और 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है। तो ये मास्की अभिलेख में मिलता है। तो राइट ऑप्शन आपका डी विकल्प हो जाएगा 55 नंबर का, डी ऑप्शन मास्की। 56 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभ के बारे में गलत है। आपको गलत को छांटना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, और चारों में
गलत कौन है ये आपको बताना है। तो 56 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो आपका डी विकल्प है। ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं, ये गलत है। बाकी आपकी पहला, दूसरा और तीसरा सही है। 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी। तो श्रीनगर की जो स्थापना है वो अशोक जो है अशोक के द्वारा किया गया था, जो कि एक मौर्य शासक था। तो 57 का जो राइट ऑप्शन है वो आपका ए विकल्प हो जाएगा। 58 नंबर जो है मैचिंग पर आधारित है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलाना है और इसको देखते हैं। सूची फर्स्ट में प्रांत दिया है, सूची सेकंड में राजधानी दी हुई है। तो अब ये उत्तरापथ प्रांत की जो राजधानी थी वो उस समय तक्षशिला थी। दक्षिणापथ की राजधानी जो है ये सुवर्णगिरी थी और साथ ही साथ अवंती राष्ट्र की जो राजधानी उज्जैनी थी और प्राची जो पूर्वी प्रदेश था उसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। इस हिसाब से 1 2 3 4 यानी राइट ऑप्शन आपका ये विकल्प होगा 1 2 3 4। 58 नंबर के बाद हम लोग 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर शब्द का प्रयोग हुआ। ये आपको बताना है किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर शब्द का प्रयोग किया गया है। तो 59 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो ए विकल्प है। अर्थशास्त्र में, अर्थशास्त्र में शूद्रों के लिए आर शब्द का प्रयोग किया गया है। 59 नंबर के बाद 60 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किसने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। ये आपको बताना है। 60 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह है सी विकल्प, उपगुप्त बौद्ध धर्म से दीक्षा ली थी। किससे बौद्ध धर्म की जो है दीक्षा ली थी। तो उपगुप्त से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी और किसने ली थी, अशोक ने ली थी। तो 60 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो सी विकल्प है। 61 नंबर कह रहा है कि किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा था। तो पोलीब्रोथा किसने कहा था पाटलिपुत्र को, ये कहा था जो है मेगस्थनीज ने। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, मेगस्थनीज, यानी 61 नंबर का ए विकल्प सही है। 62 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और 62 नंबर कह रहा है कि मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था। ये आपको बताना है। तो 62 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह है बी विकल्प। सड़क निर्माण जो अधिकारी होते थे उन्हें एग्रोनोमाई कहा जाता था। किस काल में, मौर्य काल में। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 63 नंबर कह रहा है कि मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था। तो मौर्य काल में जो गुप्तचर होते थे उन्हें जो है गूढ़ पुरुष के नाम से जाना जाता था। अर्थात राइट ऑप्शन 63 नंबर का ए विकल्प है। 64 नंबर कह रहा है कि किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की थी और ये शासक था श्रीलंका का। तो शासक कौन था, शासक का नाम था तिस एक ऐसा शासक था जिसने जो है अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की थी। तो 64 नंबर का राइट ऑप्शन सी विकल्प हो जाएगा। 65 नंबर की तरफ हम लोग चलते हैं और 65 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है। जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है। 65 नंबर का आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और चारों में जो राइट ऑप्शन है वो आपका बी विकल्प है, यानी परशिष्ट पर्वन। ये चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है इसी में। 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस महीने से मौर्यों का राजकोषीय वर्ष जो है प्रारंभ होता है। आपको वर्ष बताना है, महीना बताना है कि जो मौर्य राजकोषीय वर्ष है वो किस महीने से प्रारंभ होता था। तो 66 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो आपका बी विकल्प है, आषाढ़ जो कि जुलाई में पड़ता है। यहाँ से राजकोषीय वर्ष जो है मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आषाढ़ माह से प्रारंभ होता है। तो 66 का राइट ऑप्शन बी विकल्प। 67 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया है। ये आपको बताना है। तो एक तो चोल का किया गया और दूसरा आपका पांड का किया गया, चोल पांड, और अगला है सतीय पुत्र का किया गया और एक पांचवा है केरल पुत्र। यानी इन 5 जो है 5 क्या 4, चोल, पांड, सतीय पुत्र और केरल पुत्र, इनका उल्लेख जो है दक्षिण भारतीय जातियों में अशोक के शिलालेख में किया गया। तो राइट ऑप्शन आपका ए विकल्प हो जाएगा।
68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण स्रोत है वो क्या है, ये आपको बताना है। तो 68 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह है बी विकल्प, शिलालेख। शिलालेख से पता चल जाएगा अशोक के बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है वो है शिलालेख। 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी, वो थी ब्राह्मणी लिपि। राइट ऑप्शन 69 का ए विकल्प हो जाएगा, ब्राह्मणी। 70 नंबर कह रहा कि अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में भी पाया गया है और निम्नलिखित में से किस देश में ये पाया गया है, ये आपको बताना। तो ये पाया गया है अफगानिस्तान में। राइट ऑप्शन आपका ए विकल्प हो जाएगा, अफगानिस्तान। 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अत्यंत पालिश किए गए एकाश एकाश अशोक स्तंभ जिस पांडुरंजित बालुकाश्यम के एकल टुकड़ों में दक्षित किए गए, उसे साधारणतः कहाँ की खदानों से निकाला गया था, ये आपको बताना है। और 71 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह मिर्जापुर के समीप चुनार से निकाला गया था, यानी राइट ऑप्शन 71 का ए विकल्प होगा। 72 नंबर कह रहा है कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी उक्ति है, यानी भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह कथन किसका है या किसने कहा था। तो 72 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो कहा था मेगस्थनीज ने। तो राइट ऑप्शन 72 का हो जाएगा मेगस्थनीज, डी विकल्प। 73 नंबर कह रहा है कि किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंडियोकस फर्स्ट से अंजीर, शराब और दासनी को भारत भेजने का आग्रह किया था। तो ये मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंडियोकस प्रथम से जो है अंजीर, शराब और दासनी को भारत भेजने का आग्रह किया था और वो मौर्य सम्राट थे बिंदुसार। तो राइट ऑप्शन 73 का हो जाएगा बी विकल्प। 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक के द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, तो ये है 13वां बृहद शिलालेख, यानी राइट ऑप्शन आपका सी विकल्प है, 13वां बृहद शिलालेख। 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था, यानी जब बिंदुसार की मृत्यु हुई उस समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था, तो अशोक उस समय उज्जैन प्रांत का गवर्नर था, यानी राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा जो है ये विकल्प। कौन सा विकल्प हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा 75 नंबर का राइट ऑप्शन ए, उज्जैन। 76 नंबर कह रहा है कि किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की थी कि सारी प्रजा मेरी संतान है, कौन से शिलालेख में घोषणा की थी, तो 76 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो ए ऑप्शन है, पृथक कलिंग शिलालेख। पृथक कलिंग शिलालेख में अशोक ने जो है घोषणा की कि सारी प्रजा मेरी संतान है। 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है, तो 77 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह आपका है कलिंग, पृथक कलिंग शिलालेख या कलिंग का पृथक शिलालेख। तो राइट ऑप्शन आपका 77 का हो जाएगा डी ऑप्शन, कलिंग का पृथक शिलालेख। 78 नंबर कह रहा है कि किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है कि किसी भी समय चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं या मैं अपने अंतःशाला में रहूं, जहां भी रहूं मेरे महामात मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं, ये 6वें शिलालेख में अशोक ने कहा था। तो राइट ऑप्शन आपका 78 का हो जाएगा डी ऑप्शन। 78 नंबर के बाद हम लोग जो है 79 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं और 79 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अवरोही क्रम में मौर्य प्रशासन के अधिकारियों का नाम बताता है, तो अवरोही क्रम में जो मौर्य प्रशासन के अधिकारी थे वो बताता है ए ऑप्शन, प्रादेशिक, राजुक और युक्तक। प्रादेशिक सबसे बड़ा होता था, प्रादेशिक, फिर राजुक और फिर युक्तक। 80 नंबर का तो 79 का राइट ऑप्शन ये विकल्प होगा। 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विष्टि है, विष्टि क्या है, विष्टि एक बेकारी का नाम है, तो राइट ऑप्शन 80 का बी ऑप्शन होगा। 81 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मौर्य काल में जो सीता, सीता से क्या तात्पर्य है दोस्तों, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, सीता किसे कहा गया है, तो ये आपको बताना है। और सीता जो है राजकीय भूमि से प्राप्त आय को सीता का नाम दिया गया है, मौर्य काल की बात है।
तो मौर्य काल में सीता से तात्पर्य था राजकीय भूमि से प्राप्त आय, यानी राइट ऑप्शन आपका सी ऑप्शन होगा 81 नंबर का। 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 82 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना क्या है। मौर्य काल में सबसे अच्छा जो नमूना है वह क्या है, तो ये आपको बताना है 82 नंबर। और 82 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह ए विकल्प है, स्तंभ। यानी मौर्य काल का सबसे अच्छा जो नमूना है वो है स्तंभ के माध्यम से। 83 नंबर कह रहा है कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसे दैवी प्रकोपों के समय राज्य द्वारा राहत कार्य के लिए जाने का जो है विवरण मिलता है। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और चारों में जो राइट ऑप्शन है वो आपका ए ऑप्शन है, महास्थान यानी बांग्लादेश और सौगौरा जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो 83 नंबर का राइट ऑप्शन ए विकल्प होगा। उसके बाद 84 नंबर हम लोग देखते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा। तो श्रीलंका में बौद्ध धर्म की प्रचार करने के लिए अशोक ने भेजा था किसको, अपने पुत्र महेंद्र को और पुत्री संघमित्रा को, अर्थात दोनों को भेजा था। तो राइट ऑप्शन 84 का हो जाएगा सी ऑप्शन, ए और बी दोनों। 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक के मनसेहरा यानी जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, योम शहबाजगढ़ी ये भी पाकिस्तान में पड़ता है, से प्राप्त बृहद शिलालेख में किस लिपि का प्रयोग किया गया है। तो 85 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह ए विकल्प है, खरोष्टी लिपि का। खरोष्टी लिपि का प्रयोग जो है मनसेहरा और शहबाजगढ़ी शिलालेखों में किया गया है, खरोष्टी लिपि का। तो 85 का राइट ऑप्शन ए विकल्प होगा। 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कहां से अशोक के द्विभाषाई यानी ग्रीक और आरामाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं, यह आपको बताना है। 86 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो ए विकल्प है, शहर कुना और कंधार। 87 नंबर कह रहा है कि कौटिल्य द्वारा रचित जो अर्थशास्त्र है वह कितने अधिकरणों में विभाजित है। तो कौटिल्य द्वारा जो रचित अर्थशास्त्र है वह 15 अधिकरणों में विभाजित है। तो 87 का जो राइट ऑप्शन है वह डी ऑप्शन होगा, डी विकल्प। ये भी क्वेश्चन देखिए सब पूछे गए हैं। और 88 नंबर कह रहा है कि अर्थशास्त्र में उल्लिखित सप्तांग में जो शामिल थे वह कौन थे। तो अर्थशास्त्र में उल्लिखित सप्तांग में जो शामिल थे वह थे राजा, क्षेत्र, प्रशासन तथा कोष। यही अर्थशास्त्र में उल्लिखित जो सप्तांग है उसमें शामिल किए गए थे। 89 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक का समकालीन जो तुर्मय था, ये तुर्मय कहाँ का राजा था। तो तुर्मय दोस्तों मिस्र का शासक था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अशोक का एक समकालीन था तुर्मय, और ये तुर्मय शासक था मिस्र देश का। आगे 90 और लास्ट क्वेश्चन है 91। तो 90 नंबर कह रहा है कि किसके शासनकाल में डायमेकस या डिमेकस भारत आया था। तो डायमेकस या डिमेकस भारत आया था उस समय बिंदुसार का शासन था, अर्थात राइट ऑप्शन 90 का हो जाएगा बी विकल्प, बिंदुसार। 91 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख है, यानी किस अभिलेख में अशोक नाम का उल्लेख किया गया है। तो ये आपका गुर्जरा जो है अभिलेख में किया गया है। राइट ऑप्शन 91 का हो जाएगा ए ऑप्शन, गुर्जरा। तो ये दोस्तों 91 क्वेश्चन थे, जिसमें देख लीजिए सब यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस या बीपीएससी या छत्तीसगढ़ पीसीएस में सब क्वेश्चन पूछे गए हैं और पीवाईक्यू हैं। साथ ही साथ जो है वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो कम से कम लाइक कर दिया करिए और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर किया करिए। और ये 700 प्रश्नों की सीरीज चल रही है, बस कंप्लीट होने वाली है, 2-3 वीडियो और आएंगे तो ये हमारे 700 प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीवाईक्यू कंप्लीट हो जाएगा और प्राचीन भारत का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये हमारा टॉपिक था मौर्य काल। अब अगला जो टॉपिक आएगा वह उत्तर गुप्त काल अर्थात मौर्य काल के बाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।